Namaste everyone. Today we are going to discuss about trademark as an examination 2023 पेपर 1. पेपर 1 के बारे में हम लोग बात करेंगे आज. इसमें ड्यूरेशंस है 2 आवर्स के लिए ये पेपर होता है, 100 मार्क्स एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इज़ 50 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए. सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं है, इट्स कंपलसरी, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है. इनकेस सबसे गलत भी हो जाता है क्वेश्चंस तो कोई सोचने वाली बात है नहीं उसमें. सो देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन एन इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन रिप्लेस ए नेशनली फाइल्ड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एज पर मैड्रिड प्रोटोकॉल. तो ये क्वेश्चन है एक्चुअली 36E का, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन वेयर इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड. आप लोग ट्रेडमार्क एक्ट में सेक्शन 36E देखिए. इसमें देखिए क्लॉज 6, इसमें क्या कहा गया है, वेयर ए रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क मेक्स एन इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क एंड डेजिग्नेट इंडिया. मतलब कोई इंडिया में है, उनका कोई मार्क है और उन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया थ्रू मैड्रिड प्रोटोकॉल और उसमें डेजिग्नेट इंडिया को भी किया. The international registration from the date of the registration shall deemed to replace the registration held in India without prejudice to any right acquired under such previously held registration. जो पहले का रजिस्ट्रेशन है उसका राइट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा. जो पहले राइट था वही राइट रहेगा उनके पास, पर उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिप्लेस हो जाएगा विथ इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन. एंड द registrar shall upon request by the applicant make necessary entry in the register referred to in subsection 1 of section 6. और उसके बाद क्या होगा कि जो रजिस्ट्रार हैं वो नेसेसरी चेंजेस कर देंगे. तो ये चीज़ साफ़ है, इसलिए इसका आंसर होगा ए. तो इसमें आपको देखना पड़ेगा जो रेलिवेंट रूल्स है, रूल 73 देख सकते हैं आप, और जो सेक्शन है सेक्शन 36E क्लॉज 6 में इसका डायरेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विथ रेस्पेक्ट टू साउंड मार्क which of the following statement is true? Where an application for the registration of a trademark consists of a sound mark, the applicant is required to submit. तो यहाँ बात हो रही है साउंड मार्क के ऊपर. तो इसमें आप लोग देखना पड़ेगा रूल 26, वहाँ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेडमार्क. तो यहाँ भी ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कहा गया है एवरी एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क एंड वेयर एडिशनल कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड, every such copy shall contain a clear and legible representation of the trademark of size not exceeding 8 cm into 8 cm. मतलब वो जो मार्क होगा उस मार्क का एक साइज़ होगा. साइज़ कितना है? 8 cm इंटू 8 cm. तो ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन तो ठीक है, पर यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा गया है साउंड मार्क के लिए. तो यहाँ पे आना पड़ेगा आपको रूल 26 सब रूल 5. इसमें क्या है, व्हेन एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क कंसिस्ट ऑफ एन साउंड एज ए ट्रेडमार्क. साउंड क्या होगा? एज ए ट्रेडमार्क अप्लाई होगा. द रिप्रोडक्शन ऑफ द सेम शेल बी सबमिटेड इन MP3 फॉर्मेट. यहाँ पे फॉर्मेट भी लिखा गया है कि MP3 फॉर्मेट में ही आपको देना है, नॉट एक्सीडिंग 30 सेकेंड लेंथ. मतलब मैक्सिमम कितना होगा? 30 सेकेंड. उतना में ही आपको मार्क को, जो भी आपका साउंड मार्क है उतने में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, 30 सेकेंड. और लेंथ रिकॉर्डेड ऑन ए मीडियम विच अलाउ फॉर ईजी एंड क्लियरली ऑडिबल रिप्लेइंग accompanied विथ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स नोटेशन. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए वो साउंड का. नोटेशन, आपको नोटेशंस पता होगा, म्यूज़िक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं कुछ सिंबल, तो वो सिंबल जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के हैं वही लोग बना पाते हैं एक्चुअली नोटेशन. तो वो नोटेशन भी देना पड़ेगा, MP3 फॉर्मेट में आपको सबमिट भी करना पड़ेगा. इसलिए इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम रूल 26 सब रूल 5. इस क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछा गया है कि क्या होगा. इट कैन बी यूज इन लीगल प्रोसीडिंग. अगर आप ऐसे ही सोचेंगे कि सर्टिफिकेट एक मिला है तो उसको लीगल प्रोसीडिंग में तो यूज़ कर सकते हैं हम लोग, पर यहाँ पे बार है, मतलब मना किया गया है. और ये मना कहाँ पे किया गया है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा द ट्रेडमार्क रूल्स 2017 और 56 में है क्या, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे कहा गया है द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू बी इशूड बाय द रजिस्ट्रार. कौन इशू करता है सर्टिफिकेट? ऑनरेबल रजिस्ट्रार. एंड सेल इंक्लूड द ट्रेडमार्क, और उसी सर्टिफिकेट में वो ट्रेडमार्क रहेगा. इट सेल बियर द सील ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री.
एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें आपका मार्क दिखाया जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ पे ट्रेडमार्क का एक सील भी होता है। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शेल नॉट बी यूज इन लीगल प्रोसीडिंग और फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अब्रॉड। ये डायरेक्टली मना है इन रूल 56 क्लॉज 2 में कि आप लीगल प्रोसीडिंग में इसको यूज़ नहीं कर सकते या अब्रॉड में भी यूज़ नहीं कर सकते। और थर्ड में दिया गया है कि रजिस्टर में इशू डुप्लीकेट और फर्दर कॉपीज़ ऑफ द सर्टिफिकेट। तो आपको इन केस ऑफ लॉस्ट और आपको और चाहिए तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू होती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये रूल है, रूल 56। तो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। बी में है इट कैन नॉट बी यूज इन लीगल प्रोसीडिंग, जी हाँ ये मना है 56(2) में। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अब्रॉड, ये भी मना है, एक ही लाइन में है दोनों चीज़। इट कैन बी यूज इन लीगल प्रोसीडिंग, ये गलत है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चंस फ्यूचर में भी आ सकते हैं आपको, जहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन इशू करता है, तो रजिस्टर इशू करता है, ये 56 में है। इसमें एक सील होता है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। और डुप्लीकेट इशू होता है कि नहीं है, तो ये भी इशू होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म MM2E इज यूज फॉर। जो फॉर्म है MM2E उसको कहाँ यूज़ किया जा सकता है, तो इसका आंसर है फॉर फाइलिंग ऑफ इंटरनेशनल एप्लीकेशन वेयर इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ ओरिजिन। मतलब इंडिया में वो ट्रेडमार्क ओरिजिन हुआ है उसको बाहर डेजिग्नेट करेंगे। फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेशन वेयर इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डेजिग्नेशन, US की कोई कंपनी है, यूरोप की कोई कंपनी है जो इंडिया में अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो डेजिग्नेट करेंगे इंडिया को। तो उन लोगों के लिए भी क्या है फॉर्म MM2E। ये सब चीज़ें आपको मिलेगा इन रूल 66। रूल 66 देखिए, यहाँ पे लिखा गया है वेयर एन इंटरनेशनल एप्लीकेशन इज़ फाइल्ड अंडर सेक्शन फॉर ट्रांसमिशन टू IB, द रजिस्टर शेल सर्टिफाई द कंटेंट ऑफ द एप्लीकेशन इन फॉर्म MM2E एज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल ब्यूरो सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ फीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रेडमार्क। सेक्शन 9 जो है वो एब्सोल्यूट ग्राउंड है, सेक्शन 11 इज़ रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सेक्शन 9 और सेक्शन 11 आपको याद होना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इन दोनों सेक्शन से पूछते हैं, और यहाँ पे जो पूछा गया है कि कौन सा रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल नहीं है। तो जो रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल है मेनली आइडेंटिकल और सिमिलर चीज़ों के लिए ही होता है। जैसे आप देखेंगे सेक्शन 11 क्लॉज ए में लिखा है A mark shall not be registered if its identity with an earlier trademark and similarity of goods or services covered by the trademark, or B, its similarity to an earlier trademark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trademark। और जो यहाँ पे है ऐसा ट्रेडमार्क जिसको लॉ ऑफ पासिंग ऑफ प्रोटेक्ट करता है या लॉ ऑफ कॉपीराइट से प्रोटेक्शन है, वैसे ट्रेडमार्क को नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे सेक्शन 11 में, पर सेक्शन 11 में ये चीज़ें नहीं है। प्रोविडेड अंडर द एम्बलम एंड नेम्स, यहाँ इसके ये चीज़ें हैं आपको, पर सेक्शन 9 में है प्रोहिबिटेड अंडर द एम्बलम एंड द नेम्स। तो सेक्शन जैसे ही पढ़ेंगे आप 9, तो वहाँ पे एक्चुअली 3 है ABC। उसके बाद प्रोवाइडेड डेट मतलब एक्सेप्शनल चीज़ है, एक्सेप्शनल चीज़ में ये चीज़ें आती हैं, जैसे कि एम्बलम्स एंड नेम्स। कोई भी चीज़ ऐसा है जो ऑब्सिन मैटर है, स्कैंडलियस है, वहाँ पे नहीं। ऐसा कोई मार्क जो हर्ट करेगा रिलीजियस सेंटिमेंट को, वैसे मार्क को भी नहीं दिया जाएगा। ऐसे मार्क जो डिसीव करता है पब्लिक को और या कन्फ्यूज़न होता है पब्लिक, तो वो चीज़ भी नहीं दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कहाँ पे, सेक्शन 9 के प्रोवाइजो में हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसमें। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है आंसर D, क्योंकि पूछा क्या गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल। रिलेटिव ग्राउंड नहीं है, ये एब्सोल्यूट ग्राउंड है D वाला। इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द इंडिकेशन फॉर द एप्लीकेशन फाइल्ड थ्रू मैड्रिड सिस्टम एंड डेजिग्नेटिंग इंडिया। तो इंडिकेशन क्या है, IRDI, इसको कहते हैं इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन डेजिग्नेटिंग इंडिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेडमार्क लॉ प्रोटेक्ट्स। ट्रेडमार्क लॉ क्या प्रोटेक्ट करता है, वर्ड, सिंबल, डिवाइस दैट डिफरेंशिएट गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन अनदर। तो यही मेन ऑब्जेक्ट है ट्रेडमार्क का भी, कि प्रोटेक्शन मिलेगा आपको किस चीज़ में, कोई एक मार्क जो कि वर्ड हो सकता है, सिंबल हो सकता है, डिवाइस हो सकता है, कलर हो सकता है। B, C और D नहीं होगा, क्योंकि इन्वेंशन दैट फीचर्स सॉर्ट ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस। ये इन्वेंशन जब भी होता है तो पेटेंट होता है, इसमें ट्रेडमार्क नहीं होता है इन्वेंशन के लिए।
नेम ऑफ स्पेसिफिक पीपल एंड प्लेसेस। अगर पीपल का सिग्नेचर होता तो ट्रेडमार्क होता, और प्लेसेस होगा तो जीआई होगा। जीआई जानते हैं आप लोग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसमें आएगा ये। ऑर्नामेंटल जो लेआउट होता है ये जनरली डिज़ाइन में रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको डिज़ाइन पैटर्न भी कहते हैं। जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए है, दैट इज़ वर्ड, सिंबल और डिवाइस दैट डिफरेंशिएटेड गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन अनदर। हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रेटिफिकेशन। तो रेटिफिकेशन एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है? एनी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, जो कि रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है, बाय एनी पर्सन, एनी अर्लियर प्रोप्राइटर, पहले वाले प्रोप्राइटर, एनी एग्रीव्ड पर्सन। तो आंसर तो है एग्रीव्ड पर्सन, पर ये चीज़ लिखा कहाँ गया है, ये चीज़ देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 47, रिमूवल फ्रॉम रजिस्टर एंड इम्पोजिशन ऑफ लिमिटेशन ऑन ग्राउंड ऑफ नॉन यूज़। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मे बी टेकन ऑफ the register in respect of the goods or services in respect of which it is registered on application made in the prescribed manner to the registrar or the appellate board। पर अभी appellate board है नहीं, ये appellate board कैंसिल हो चुका है, तो रजिस्टर के वहीं जाएगा। by any person aggrieved on the ground, तो there are several grounds, कुछ grounds दिया गया है A और B। तो कोई भी aggrieved person जिसका नुकसान हो, जो aggrieved हो उस चीज़ से, वो एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं टू द रजिस्टर थ्रू एन रेटिफिकेशन एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच फॉर्म इज टू बी यूज फॉर रिक्वेस्ट ऑफ सर्च एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट अंडर रूल 22(1) ऑफ द ट्रेडमार्क रूल 2017। तो रूल्स के बारे में आपको सेकेंड शेड्यूल में मिलेगा। इसका आंसर है TMC। तो यहाँ पे अगर एक बार भी पढ़े होंगे तो आप ये आंसर कर पाएंगे, C फॉर सर्टिफिकेट। तो इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट आपका C में ही आएगा। तो ऐसे ईजी होता है कुछ चीज़ मेमोराइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, सेक्शन 13 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 प्रोहिबिट द रजिस्ट्रेशन ऑफ। आंसर है D, बोथ A एंड B। नेम्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, कुछ केमिकल एलिमेंट्स है जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोहिबिटेड है सेक्शन 13 में। और इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स, कुछ नेम्स ऐसे भी हैं जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये दिया गया है सेक्शन 13 में। ये जब पढ़ेंगे आप तो सेक्शन 14 भी पढ़ लीजिएगा। इसमें है यूज़ ऑफ नेम्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग पर्सन और पर्सन रिसेंटली डेड। तो इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है। तो कोई अगर फॉल्सली सजेस्ट करता है कनेक्शन विथ एनी लिविंग पर्सन और ए पर्सन हुज डेथ टुक प्लेस विद इन 20 years prior to the date of application for the registration of the trademark, the registrar may, before he proceed with the application, require the applicant to furnish him with the consent in writing of such living person or as the case may be। तो ऐसे इन सिचुएशंस में इजी नहीं होता है। अगर कोई कनेक्शन दिखाते हैं कि इनके साथ कनेक्शन हुआ, तो यहाँ में फर्दर कुछ भी प्रूफ अगर रजिस्टर के चाहिए तो आपको देना पड़ेगा। और इसीलिए यूज़ ऑफ नेम्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग पर्सन और पर्सन रिसेंटली डेड, इन सब ट्रेडमार्क में थोड़ा प्रोसीजर स्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे तो ब्लैंकेट बैन है 13 में, रजिस्ट्रेशन मिल ही नहीं सकता केमिकल एलिमेंट्स बाय इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स। वेबसाइट पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, जो कि बार है, जिसको आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा एज ए ट्रेडमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज आर एप्लीकेबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी ट्रेडमार्क। तो ये प्रिंसिपल्स के ऊपर बात हो रही है ट्रेडमार्क की। तो जैसे आप सेक्शन 9 देखेंगे तो सेक्शन 9 में पहला ही है एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज़ करेंगे अगर द मार्क इज़ डिवॉइड ऑफ एनी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मार्क जिसका डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है वही रजिस्ट्रेशन होगा। सेकेंड में है ए ट्रेडमार्क शुड नॉट बी कॉज कन्फ्यूजन विथ अर्लियर ट्रेडमार्क। तो इसके बारे में भी है कि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और थर्ड जो है ए ट्रेडमार्क शुड नॉट बी डिसेप्टिव, इसके बारे में भी लिखा गया है सेक्शन 9 क्लॉज 2 जैसे पढ़ेंगे, ए मार्क शेल नॉट बी रजिस्टर्ड एज ए ट्रेडमार्क इफ़ इट इज़ ऑफ सच नेचर एज टू डिसीव द पब्लिक और कॉज कन्फ्यूज़न। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन 9 से। तो इसका आंसर होगा D, 11 का D, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 में है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज ए ट्रेडमार्क एज पर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो ये स्मेल नहीं होगा, क्योंकि स्मेल, साउंड, ये सब क्या है, नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क है। एक होता है कन्वेंशनल ट्रेडमार्क जिसमें आपका आ गया लोगो, जो सब कॉमन है उसको कहते हैं कन्वेंशनल, और नॉन कन्वेंशनल में
जो थोड़ा हटके होते हैं वैसे, जैसे कोई स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, उसका ट्रेडमार्क, तो उसका अगर ट्रेडमार्क करवाना है तो ये इसको क्या कहेंगे, नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क। साउंड मार्क का तो है, यहाँ पे इंडिया में है साउंड एज ए मार्क, और रेलिवेंट सेक्शन भी है जो ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसफर ऑफ ट्रेडमार्क्स राइट्स आर पॉसिबल बाय वे ऑफ। किसी के नाम पे ट्रेडमार्क है, अब वो अपने ट्रेडमार्क को अगर वो किसी और को देना चाहते हैं या कोई और लेना चाहता है तो कैसे होगा। सबसे ईजी होता है बाय वे ऑफ असाइनमेंट, इसका होता है, इसमें ट्रेडमार्क एक्ट में ही है, ट्रेडमार्क बाय वे ऑफ असाइनमेंट। अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया तो थ्रू ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी उसके नाम पे हो जाएगा। विल, अगर किसी का है, लास्ट में वो डेथ बेड पे हैं या पहले भी एक विल उन्होंने बनाया, तो वैसे विल के बिहाफ पे ही हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, ए ट्रेडमार्क कैन बी रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शंस। कौन कौन से सेक्शंस है जहाँ की रिफ्यूज़ किया जा सकता है कि नहीं, आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। सेक्शन 9 में है एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल, 11 में है रिलेटिव ग्राउंड, और 13 में है प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स और इंटरनेशनली नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क मे बी फाइल बिफोर। आंसर है बी, हाई कोर्ट। और पहले एपीलेट बोर्ड में भी होता था, पर एपीलेट बोर्ड अभी उसको हटा दिया गया है थ्रू अमेंडमेंट, अभी एपीलेट बोर्ड है नहीं, तो हाई कोर्ट ही है जहाँ पे रजिस्ट्रार का कोई भी ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, ए HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क थ्रू इट्स। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो हेड होते हैं उनको कहते हैं कर्ता, तो जो हेड होते हैं वही ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 में है विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो आंसर होगा डी, एन एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क to provide for registration and better protection of trademark for goods and services and for the prevention of use of fraudulent marks। आप पूछेंगे कि इसका आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये प्रिएम्बल ऑफ द ट्रेडमार्क है। जैसे ही ट्रेडमार्क एक्ट खोलेंगे सबसे पहले यही चीज़ लिखा गया है, एन एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क डॉट डॉट डॉट। तो ये चीज़ें सबसे पहले ही लिखा गया है, उसके बाद होता है चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी शुरू। तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास ट्रेडमार्क एक्ट है तो। Next question is question number 18. The counter statement required under section 21(2) of the Trademark Act 1999 shall be sent on form TMO within dash from the date of the receipt of the copy of the notice of opposition from the registrar। मतलब क्या होता है कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन आपने फाइल किया है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पब्लिकेशन हो गया, पब्लिश होने के बाद हमारे पास कितने महीने, 4 महीने रहते हैं टू अपोज, कोई भी जनरल पब्लिक अपोज कर सकता है। अपोजिशन का नोटिस आया और वो नोटिस क्या हुआ कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने आपको बताया कि आपके एप्लीकेशन पे नोटिस ऑफ अपोजिशन आ गया। तो जिस दिन से ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आपको बताएगी उस दिन से विदिन 2 मंथ्स आपको क्या करना है, उसका रिप्लाई फाइल करना है, जिसको बोलते हैं काउंटर स्टेटमेंट। तो काउंटर स्टेटमेंट का टाइम पीरियड है 2 मंथ्स, और ये कहाँ पे है, सेक्शन 21(2) देख लीजिए, वहीं पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, ए ट्रेडमार्क मे बी रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सेम और सिमिलर गुड्स बाय 2 डिफरेंट प्रोप्राइटर। अब ये कब होगा, एक्सेप्शनल चीज़ में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ए ट्रेडमार्क मे बी रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम और सिमिलर गुड्स बाय 2 डिफरेंट प्रोप्राइटर। 2 प्रोप्राइटर हैं और या तो सेम गुड्स में है या तो सिमिलर गुड्स में है। तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है, इफ़ इट इज़ ए केस ऑफ ऑनेस्ट कंकरेंट यूज़। और सेकेंड में है इट मे बी रजिस्टर्ड फॉर अदर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस विच द रजिस्टर डीम्स प्रॉपर। तो रजिस्टर को लगे कि नहीं इनको दे देना चाहिए, तो वैसे सिमिलर गुड्स में भी आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, पर ये सब चीज़ एक्सेप्शनल है, जनरल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीज़न वाला। इसमें असर्शन क्या है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन गिव्स एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट टू द ट्रेडमार्क ओनर। आपके नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वंस इट हैज़ बीन डन, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको क्या मिलेगा, एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट्स। आप ही का है, मतलब आप ही का है और सिर्फ आपका ही है, ये राइट्स आपको मिल जाएगा, ये असर्शन है।
और रीज़न क्या दिया गया है, ट्रेडमार्क इज रिकॉग्नाइजेबल साइन, डिज़ाइन और एक्सप्रेशन विच आइडेंटिफाइज गुड्स और सर्विसेज ऑफ ए पर्टिकुलर सोर्स फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स एंड आर यूज टू क्लेम एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये बिल्कुल सही रीज़न है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एन आर आर assertion and reason are true, दोनों सही है, and R is the correct explanation of assertion। तो आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क। कौन सा रजिस्टर्ड नहीं होगा एज ए ट्रेडमार्क। द मार्क इज अ डिवाइस, डिवाइस मीन्स लोगो, तो ये ज़रूर होगा। मार्क्स मेड अप ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स, ये भी होगा। द मार्क्स इज मेड अप ऑफ सिम्बॉल विथ नो वर्ड्स एंड लेटर, जी हाँ, ज़रूरी नहीं है सिंबल के साथ वर्ड्स या लेटर हो, तो ये भी होगा। द मार्क रिप्रेजेंट द नेचुरल और टेक्निकल शेप ऑफ द गुड्स, ये नहीं होगा। जैसे भी आप सेक्शन 9 पढ़ेंगे, सेक्शन 9 क्लॉज 3A में क्या लिखा है, द शेप ऑफ गुड्स विच रिजल्ट फ्रॉम द नेचर ऑफ द गुड्स देमसेल्फ, ये क्या होगा, दैट शैल बी नॉट बी रजिस्टर्ड एज एन ट्रेडमार्क। तो सेक्शन 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 9 से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक। तो इसका 21 का आंसर होगा डी, द मार्क रिप्रेजेंट द नेचुरल और टेक्निकल शेप ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 केम इनटू फोर्स ऑन, आंसर है 15 सितंबर 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, व्हाट इज़ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी ट्रेडमार्क। कोई भी ट्रेडमार्क का डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जिस दिन से डेट ऑफ फाइलिंग होता है। ये कहाँ पे लिखा गया है, सेक्शन 23 आप पढ़ लीजिए, वहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24, द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क गिव्स टू द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, क्या मिलता है उनको, एक्सक्लूसिव राइट मिलता है टू यूज़ दैट मार्क। सेकेंड, ऑब्टेन रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो एक्ट प्लस ऑफ जो कॉमन लॉ है, दोनों का राइट्स वो ले सकते हैं। प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ वैलिडिटी, ये आपको अगर रजिस्टर्ड कोई भी प्रोप्राइटर हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं एविडेंस का। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, इन केस मिस अंजू falsely represents her device mark as registered, then she may be punished with an imprisonment for a term which may extend to, तो यहाँ पे आंसर होगा सी, 3 years। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू, माने मैक्सिमम कितना है पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट है 3 years और मिनिमम पनिशमेंट कितना है 6 month। तो मिनिमम होता तो कितना होता 6 month, ठीक है। तो क्वेश्चंस अच्छी तरीके से पढ़ना ज़रूरी होता है। यहाँ पे 6 month से लेके 3 years तक पनिशमेंट है और उसके साथ फ़ाइन है जो कि 50,000 होगा और ये बढ़ के कितना हो सकता है, अप टू 2 lakhs। तो ये सब डिसाइड कौन करता है, ऑब्वियसली जज साहब करेंगे कि कितना पनिशमेंट होना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम का कैपिंग एक्ट ने दे दिया है और ये सब बातें लिखे गए हैं इन सेक्शन 103। तो आप सेक्शन 103 जब भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मिनिमम मैक्सिमम कितना है, पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ मनी कितना है, पैसे कितने लगेंगे एज अ फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26, वेयर ए ट्रेडमार्क हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर फॉर फेलियर टू पे द फी फॉर रिन्यूअल, इट शेल नेवरदलेस for the purpose of any application for the registration of trademark during dash कितना इसमें पूछा गया है, next after the date of removal be deemed to a trademark already on registered, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन फ़ी ख़त्म हो गया उसके 1 साल तक क्या होगा, इट विल बी डीम्ड टू बी ए ट्रेडमार्क ऑलरेडी ऑन रजिस्टर्ड, मतलब 1 साल के अंदर आप और भी एक्स्ट्रा फ़ी देके उसको रिन्यू करा सकते हो। सेक्शन 26 का है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एनी मार्क टू बी वेल नोन मार्क इन इंडिया। जैसे वेल नोन कोई भी मार्क है, वेल नोन ट्रेडमार्क है तो उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है क्योंकि वो वेल नोन मार्क है। और वेल नोन मार्क घोषित करने के लिए मतलब कौन कहेगा कि ये मार्क वेल नोन है और ये मतलब ट्रेडमार्क है, सिंपल ट्रेडमार्क है, ये वेल नोन ट्रेडमार्क है, तो ये डिसाइड करती है हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे आईपी इंडिया के वेबसाइट, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मार्क ऐसे हैं जिसको वेल नोन मिला गया है, टाटा, बाटा, बिस्लेरी, बेंज, बजाज, आईवा, 7 o'clock, ठीक है, कैटरपिलर। तो ये सब क्या है, वेल नोन ट्रेडमार्क है और फ्रॉम टाइम टू टाइम हाई कोर्ट, ज़्यादातर तो हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार के पास पावर है। तो 27 का आंसर है, आंसर इज़ डी, बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। Next question, question 28, for an application under section 45 to register a subsequent proprietor in case of an assignment or transfer for trademark through an online mode, how much fee is to be paid for each trademark। तो ये फ़ी के ऊपर क्वेश्चन है।
फ़ी शेड्यूल में भी देख सकते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट सेम है, जो फाइलिंग फ़ी होता है वही फ़ी होता है आपका फॉर असाइनमेंट, दैट इज़ 9,000 फॉर ऑनलाइन। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, व्हाट डज कलेक्टिव ट्रेडमार्क इंडिकेट? कोई भी कलेक्टिव ट्रेडमार्क क्या इंडिकेट करती है? कि कनेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क विथ ए प्रोप्राइटरी एसोसिएशन। कलेक्टिव ट्रेडमार्क ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन को ही मिलता है, सिर्फ कोई भी इंडिविजुअल को नहीं दिया जाएगा यहाँ पे कलेक्टिव ट्रेडमार्क। और ये कनेक्शन दिखाता है, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी है तो वो क्या है, कंपनी सेक्रेटरी CS लिखते हैं लोग अपने कार्ड पे, अपने लेटर पेड पे, तो ये एक कलेक्टिव ट्रेडमार्क है। और जो इंस्टीट्यूट जितने भी पास आउट स्टूडेंट हैं उनको ये अधिकार दिया जाता है कि आप यूज़ कर सकते हैं CS का सिंबल, उसी को कहते हैं कलेक्टिव ट्रेडमार्क। तो यहाँ पे आंसर होगा, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेंट शुड हैव ए बेसिक एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एट द ऑफिस ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन। जिस भी कंट्री के वो लोग हैं वहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन में उनको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इंडिया का कोई है तो इंडिया में पहले एप्लीकेशन फाइल करेंगे वो नेशनल के लिए, और उसी के बेसिस पे वो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन फाइल करेंगे जिस भी कंट्री में उनको प्रोटेक्शन चाहिए, यूरोपियन कोई भी कंट्री हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, तो वो चीज़ आता है। तो इसमें सिंपली यही पूछा गया है कि उनको क्या करना पड़ेगा। द एप्लीकेंट शुड हैव ए बेसिक एप्लीकेशन उनको फाइल करना पड़ेगा। उसको कहाँ पे कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कंट्री ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रेडमार्क? तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या क्या एब्सोल्यूट ग्राउंड है और क्या रिलेटिव ग्राउंड है। तो यहाँ पे वेल नोन ट्रेडमार्क है, वो एक्चुअली रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल में मिलेगा। सेक्शन 11 में क्लॉज 6 में देखेंगे आप, तो वो है द रजिस्टर सेल्फ वाइल डिटरमाइनिंग वेदर ए ट्रेडमार्क इज़ अ वेल नोन ट्रेडमार्क टेक इनटू अकाउंट एनी फैक्ट विच ही कंसिडर रेलिवेंट फॉर डिटरमाइनिंग ए ट्रेडमार्क एज ए वेल नोन ट्रेडमार्क। तो ये सब चीज़ें दिया गया है सेक्शन 11 में। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, वेल नोन ट्रेडमार्क। बाकी जितने भी हैं सारे पार्ट हैं एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, पासिंग ऑफ इज़ ए रेमेडी अवेलेबल फॉर द प्रोप्राइटर ऑफ? पासिंग ऑफ रेमेडी किसको मिलता है? पासिंग ऑफ रेमेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को भी मिलेगा, अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को भी मिलेगा। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को क्या होगा कि ट्रेडमार्क्स में जितने भी राइट्स कन्फर्ड किए गए हैं वो भी मिलेगा उनको, और पासिंग ऑफ जो कि एक सिविल राइट है, जो कॉमन लॉ है, उसका भी राइट्स मिलता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को। और अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को सिर्फ पासिंग ऑफ जो राइट्स है वही राइट्स वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा बेनिफिट होता है फॉर एन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। सो हियर आंसर ऑफ क्वेश्चन 32 इज सी। Next question, question 33, which will be the appropriate office for filing an application by joint applicants for registration of trademark? Joint applicant के केस में क्या होगा? Answer is C, at a place, principal place of business of applicant whose name is first mentioned in the application. Application में अगर joint applicant है तो पहला जिनका नाम आएगा उन्हीं का place of business होगा वहाँ पे, और उसी का jurisdiction में फाइल किया जाएगा। जैसे कि दो लोग हैं, एक दिल्ली में है, एक कलकत्ता में है, ठीक है, जॉइंट एप्लीकेंट है। तो जो फर्स्ट पार्टी है उनका दिल्ली में बिज़नेस है, और जो सेकंड पार्टी है उनका कलकत्ता में बिज़नेस है। बिज़नेस एक ही टाइप है, एक ही टाइप का गुड्स है। तो जो एप्लीकेशन फाइल होगा, जो पहला जिनका नाम रहेगा, अगर दिल्ली वाला का नाम है तो दिल्ली एप्रोप्रिएट ऑफिस होगा, अगर कलकत्ता वाले एप्लीकेंट का नाम है पहले तो एप्रोप्रिएट ऑफिस होगा फॉर फाइलिंग द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इन केस ऑफ ए जॉइंट एप्लीकेंट। Next question, question 34, a trademark can be removed from the register for non-use within how many years from the mark actually put on register? मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके कितने साल तक अगर आप यूज़ नहीं करते हैं उस मार्क को तो उसको हटाया जा सकता है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क। तो ये है सेक्शन 47 में 5 years and 3 months टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35, द मैड्रिड प्रोटोकॉल वॉज ब्रॉट इनटू फोर्स इन इंडिया थ्रू विच अमेंडमेंट? कौन सा ऐसा अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद जो मैड्रिड प्रोटोकॉल है उसको इंडिया में लाया गया था? तो आंसर इज सी, द ट्रेडमार्क अमेंडमेंट एक्ट 2010। 2013 में क्या हुआ था, इंडिया एंटर्ड इनटू द मैड्रिड प्रोटोकॉल, और उससे पहले ही क्या किया गया था कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था इंडिया में 2010 में, और ऑफिशियली जो है इंडिया एंटर्ड इनटू अ मैड्रिड प्रोटोकॉल इन 2013। और वाइपो जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो एडमिनिस्टर करती है, किसको एडमिनिस्टर करती है? मैड्रिड प्रोटोकॉल को। कैसे फाइलिंग होगा, क्या फ़ी होगा, क्या ये सारी चीज़ एडमिनिस्टर्ड होता है थ्रू वाइपो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36, ए कंपनी फ्रॉम जापान फाइल एन एप्लीकेशन एट दी
Japan Patent and Trademark Office in 2017. Thereafter filed another application in India on 24/7/2017 claiming conventional priority. In case said application is registered in India on 26/8/2021, what is the date of registration? Date of registration क्या होगा? इस क्वेश्चन को इस तरह समझिए, एक कंपनी है इंडिया में रजिस्ट्रेशन हुआ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में, उसके बाद वो जापान में फ़ाइल करते हैं 24/7/2017, ठीक है, और क्लेम करते हैं इंडिया का जो 20/1/2017 इंडिया में फाइलिंग किए हैं उसका। तो इन केस सेड एप्लीकेशन इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, उसके बाद जापान में जैसे रजिस्टर्ड होता है 26/8/2021 को, तो क्या होगा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वही होगा जब इंडिया में फ़ाइल हुआ था, यानी कि इस केस में जो जापान में फ़ाइल हुआ था 20/1/2017। ये सेक्शन 154 में मिल जाएगा आपको ये, क्योंकि क्लेम कर रहे हैं प्रायोरिटी माने फास्ट कहाँ पे फाइल हुआ है, कंट्री ऑफ ओरिजिन में अगर फाइल हुआ है जो डेट को, वो उसी से क्लेम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। सो हियर आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडमार्क अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999? आंसर इसका है ऑल ऑफ द एबव। सेक्शन 42 देखना पड़ेगा इसके लिए आपको। ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मे बी असाइंड और ट्रांसमिटेड विथ और विदाउट द गुडविल ऑफ द बिजनेस कंसर्न। सेकेंड है एन अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मे बी असाइंड और ट्रांसमिटेड विथ और विदाउट द गुडविल ऑफ द बिजनेस कंसर्न। और सी है ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मे बी असाइंड और ट्रांसमिटेड इन रिस्पेक्ट ईदर ऑफ ऑल द गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड और ऑफ सम ओनली ऑफ दोज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। या तो सारे ही दे देंगे या तो कुछ ही देंगे राइट्स। तो ये सारी चीज़ें लिखे गए हैं, सेक्शन 42 पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38, स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स प्लेइंग कार्ड्स सेल फॉल अंडर विच क्लास एज पर द 10th एडिशन ऑफ नाइस क्लासिफिकेशन। जो नाइस क्लासिफिकेशन है, नाइस एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, तो उसका इंडिया एक पार्ट है और अभी जो भी क्लासिफिकेशन हम फॉलोअप करते हैं वो नाइस क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में प्लेइंग कार्ड्स कौन से क्लास में रखा गया है? तो इसका आंसर होगा 28। ये थोड़ा बहुत क्लास के बारे में आप लोग को जानना पड़ेगा, तभी ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि ये देखा जाए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे आंसर होगा, आंसर इज़ 28। और इंडिया जो फॉलो करता है वो 10th एडिशन ऑफ नाइस क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये जो 10th एडिशन है यही फॉलो कर रहा है अभी इंडिया प्रेजेंटली। और 2019 में क्या हुआ था कि इंडिया ने ये 3 जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इसमें पार्टी बना था। 2019 में नाइस क्लासिफिकेशन, वियना एग्रीमेंट एंड द लोकार्नो एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 39, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21(1) ऑफ द एक्ट नोटिस ऑफ अपोजिशन कैन बी फाइल्ड बाय। नोटिस ऑफ अपोजिशन कौन फाइल कर सकता है? कोई भी, एनी पर्सन, ये लिखा गया है 21(1), देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ऑन 1/10/1998 एन एप्लीकेशन वॉज फाइल्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क ABC label. Said mark was registered via registration certificate number dated and the registration certificate was received by the proprietor on the same date. The registered proprietor should file TMR on or before for the renewal of the said mark. तो रिन्यूअल के लिए 10 ईयर्स का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 40 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है जहाँ पे 1998 में अप्लाई होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस के लिए और उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है 25 साल बाद 2023 में। तो 2023 में जब मिलता है उनको, तो उनके पास कितना टाइम मिलेगा? और तो उनका टाइम मिलेगा 6 मंथ मोर, तो 6 महीने और मिलेंगे। कब से? फ्रॉम द डेट सर्टिफिकेट वाज रिसीव्ड, डेट इज़ 21/2023। ये चीज़ कहाँ लिखा गया है? ये चीज़ लिखा गया है सेक्शन 25 के क्लॉज 3 में। जैसे पढ़ेंगे, प्रोवाइडेड डेट द रजिस्टर शेल नॉट रिमूव द ट्रेडमार्क फ्रॉम द रजिस्टर इफ एन एप्लीकेशन इज मेड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड द प्रेस्क्राइब फी एंड सरचार्ज इज पेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द लास्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क एंड शेल रिन्यू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स अंडर सबसेक्शन 2। तो यहाँ पे पॉइंट वही है कि आपको 6 मंथ मिलेंगे। तो 6 मंथ जैसे ही आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27/2023। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, इन विच लैंग्वेज एप्लीकेंट में फाइल एन इंटरनेशनल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर मैड्रिड सिस्टम? सो आंसर इज सी, इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच। ये आप लोग इंटरनेट पे देख सकते हैं। ऐसे भी ये लिखा गया है कि इंडिया में इंग्लिश में फ़ाइल कर सकते हैं हम लोग।
Next question is question 42. And proprietor has filed an application for the registration of a trademark on 2/2/2020 on a proposed to be used basis, and the same has been registered via registration certificate number dated 30/5/2022. How long a competitor should wait to file an application for ratification on the ground of non-use? Non-use के लिए होता है जिस दिन से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है उसके बाद 5 years 3 months। तो सेक्शन 47 देख सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर है डी 30/8/2027, क्योंकि 22 में हुआ था, 5 years ऐड कर लीजिए 27, और 5th month था तो 3 months ऐड कर लीजिए, इसलिए आंसर होगा 38/2027। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 43। ए ट्रेडमार्क हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द ट्रेडमार्क जर्नल नंबर डेटेड 15/5/20 which was made available to the public on 17/5/2020. What is the last date to file notice of opposition? नोटिस ऑफ अपोजिशन के लिए हमें देखना पड़ेगा अवेलेबल हुआ पब्लिक के लिए ये चीज़ें, तो 15/5/2020 है, तो इसमें आप 2 months ऐड कर दीजिए। जैसे ही 2 months ऐड करते हैं तो क्या हुआ, 17/9/2020 तक लास्ट डेट होगा इसका, तो फाइल नोटिस ऑफ अपोजिशन ये लिखा गया है सेक्शन 21 में। सो 43 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। अ कंपनी फाइल ए मल्टी क्लास एप्लीकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लासेस 3 and 25 फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सीरीज मार्क कंटेनिंग 3 images ऑफ मार्क। एक मार्क में 3 इमेज है और 2 क्लास है, तो फ़ी कितना होगा? देखिए, सिंगल 3 इमेज है तो 3 times हो गया, और 2 क्लास है इंटू 2 हो गया, तो 3 × 2 6, यहाँ पे 60 जो है आंसर डी होगा इसका, दैट इज 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45। ए कंपनी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फाइल एन एप्लीकेशन एस USPTO ऑन 2/5/2001 एंड अनदर एप्लीकेशन ऑन 2/6/2001 एट EUIPO। Thereafter, said company has filed an application in India on 2/10/2001 claiming convention priority based on USPTO application. In case said application is registered in India on 2/5/2011, what is the date of registration? तो date of registration क्या होगा इसका? प्रायोरिटी क्लेम कहाँ से किया गया था? फ्रॉम द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ USPTO। इसलिए इंडिया में जब भी रजिस्ट्रेशन होगा तो वही सेम डेट होगा, दैट इज़ 02/05/2001। सो आंसर इज़ ए। इसके लिए आप रूल 26 पढ़ लीजिए, वहाँ पे लिखा गया है इन डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46। अकॉर्डिंग टू रूल 52 of the Trademark Act 2017, a request for adjournment of the hearing should be filed 3 days before the date of filing, before the date of hearing। तो ये एडजॉर्नमेंट के लिए है, जैसे हम उस पर्टिकुलर डेट को हम हियरिंग नहीं ले पाएंगे ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, तो इसके बारे में बताना पड़ता है रजिस्ट्री को। तो कितना डेट है? 3 days बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ हियरिंग, जिस दिन को हियरिंग है उससे 3 दिन पहले, और ये रूल 52 में लिखा गया है। सो आंसर इज ए, 46 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में है, कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ अपोजिशन डेटेड 1/10/2022 was served to the applicant via letter dated 10/11/2022 which was received by them on 15/11/2022. According to rule 44, counter statement should be filed by the applicant within। काउंटर स्टेटमेंट कब फाइल होगा? जिस दिन से उनको रिसीव्ड हुआ है क्या नोटिस ऑफ अपोजिशन, तो 15/11 को हुआ था रिसीव्ड, तो 2 महीना उसमें ऐड कर दीजिए, तो 15/1/2023 आंसर इज सी। और इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इन रूल 44 है, ये विदिन 2 months CS यानी कि काउंटर स्टेटमेंट फाइल करना होता है। क्वेश्चन 48। बिफोर डिटरमाइनिंग ए ट्रेडमार्क एज ए वेल नोन द रजिस्टर में इनवाइट ऑब्जेक्शन फ्रॉम द जनरल पब्लिक टू बी फाइल विदिन ए टाइम लिमिट है यहाँ पे एक, तो ये है 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इन्विटेशन सच ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। An individual from the state of Madhya Pradesh approaches you to file an application. Which registry will have the territorial jurisdiction entertain his application? कौन सा ऑफिस में, टेरिटोरियल ऑफिस में ये एप्लीकेशन फाइल होगा अगर कोई भी इंसान रह रहा है मध्य प्रदेश में? तो आंसर होगा इसका मुंबई। कोलकाता होता तो कोलकाता का जुरिस्डिक्शन आपको देखना पड़ेगा। एंटायर नॉर्थ ईस्ट कोलकाता में ही आता है, इनफैक्ट वेस्ट बंगाल भी आएगा, बिहार भी आएगा। तो इसी तरह का हर लोकेशंस का, हर जगह इंडिया का मैप को डिवाइड किया गया है थ्रू द 5 जो हमारे ट्रेडमार्क ऑफिसेस हैं उसके लिए। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन केस द यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क इज क्लेम प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन, द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइल।
यूजेस दिखा रहे हैं 2 साल या 3 साल पहले से, तो आपको क्या फ़ाइल करना पड़ेगा? पहला, एक तो एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा उसके साथ कि हम जी कर रहे हैं, उसके साथ सपोर्टिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास वो भी फाइल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ लिखा गया है इन रूल 25। आई होप ये रेलिवेंट सेक्शंस और रूल आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड इट बेटर। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ये रेलिवेंट रूल्स और सेक्शंस आपको हेल्प करेगा ताकि आप देख पाए, खुद से पढ़ पाए, और ये आपको प्रिपरेशंस में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा। और ये जो क्वेश्चंस आए हैं इसके इर्द गिर्द फिर से क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, एग्जैक्टली वो ना हो के थोड़े आसपास के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जब भी आप पढ़ें तो थोड़ा सिंसियरली पढ़ें इन सब क्वेश्चंस को। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।